ठीक है, अब जरा सोचिए, जिन एलियंस को हम आमतौर पर हरे रंग के छोटे प्राणियों की तरह कल्पना करते हैं, हो सकता है वो असल में बहुत सामान्य इंसानों जैसे दिखते हों और यूरोप में आराम से रह रहे हों। यह है इबेरियन प्रायद्वीप और वहां रहने वाले लोग अब संदेह के घेरे में हैं। वजह जानिए इबेरियन सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से कुछ, जिन्हें ट्रेजर ऑफ वलेना कहा जाता है, ऐसी धातु से बनी है जो धरती पर नहीं पाई जाती, क्योंकि वह धातु एक उल्का पिंड से आई है। अब चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। यह है वह कलाकृति। इसमें कुल 59 अलग अलग वस्तुएं हैं, कटोरियां, बोतलें और कंगन। क्या आपने देखा सबका नाम बी से शुरू हो रहा है? कुल मिलाकर इस खजाने का वजन लगभग 20 पाउंड है, जिसमें से 18 पाउंड 23.5 कैरेट शुद्ध सोने के हैं। अगर आप धातु विशेषज्ञ नहीं हैं तो मैं समझा देता हूं, 23 कैरेट सोना मतलब 95.8% शुद्ध और 23.5 कैरेट तो उससे भी ज्यादा। बाकी हिस्सा अन्य धातुएं होती हैं ताकि वह मजबूत और टिकाऊ हो। इसमें चांदी, लोहा और एम्बर, गोंद की तरह पदार्थ भी मिला। यह सब तो ठीक था, पर इन दो वस्तुओं ने सबका ध्यान खींचा। चलिए इन्हें नकली कह लें। देखिए, इस कच्चे लोहे के कंगन और इस खोखले अर्धगोलक को क्या आप देख पा रहे हैं कि इन पर झंग जैसी रेखाएं हैं और इनका रंग बाकी चमकदार सोने की चीजों से अलग है? यह सब 1963 में शुरू हुआ, जब एक शोधकर्ता ने इन वस्तुओं में से एक पर एक गहरा सा सीसा जैसा धातु देखा, जो कुछ हिस्सों में चमकदार था और बाकी हिस्सों पर टूटे फूटे ऑक्साइड से ढका था। ध्यान दीजिए, सोना आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करता। सोना सबसे कम रासायनिक प्रतिक्रियाशील धातु है, मतलब ना वह काला होता है न जंग लगता है। फिर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किया कि यह लोहे की उत्पत्ति कहां से हुई। इस प्रक्रिया से यह बात सामने आई कि इस लोहे में पाया जाने वाला निकेल उसी तरह का है जैसा उल्कापिंडी लोहे में होता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह कंगन और अर्धगोलक अंतरिक्ष से आए हुए हैं। अब असली मसला है कि इन कलाकृतियों की उम्र क्या है। यह जरूरी है, क्योंकि अगर इनकी उम्र आयरन एज, लोहे के युग के बाद की है तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये उससे पहले की बनी है तो यह कम से कम अजीब है, या फिर शक के दायरे में आता है। हमारे पास एक 3 युग की प्रणाली है, पत्थर युग, कांस्य युग और फिर लोहा युग। पत्थर युग की यहाँ कोई अहमियत नहीं है, तो चलिए कांस्य और लोहे के युग की तुलना करते हैं। कांस्य युग तब शुरू हुआ जब लोगों ने कॉपर और टिन को मिलाकर एक मजबूत मिश्र धातु बनाई। इस युग में औजार और हथियार में बहुत उन्नति हुई और 2 बड़ी खोजें हुई, लेखन प्रणाली और पहिया। फिर आया लोहा युग। यह वह समय था जब लोहे को रोजमर्रा की जिंदगी में लाया गया। लोहा कांस्य से सस्ता, हल्का और मजबूत था, खासकर जब उसे स्टील में बदला गया। अब शोधकर्ता बहस करते रहे हैं कि यह खजाना किस युग का है, कांस्य युग के अंत का या लोहा युग के शुरू का। एक हालिया अध्ययन कहता है कि ये कलाकृतियां 1400 से 1200 ईसा पूर्व के बीच की हैं, और यही बात खटकती है क्योंकि लोहा युग लगभग 500 साल बाद शुरू हुआ। उस समय के कारीगरों को यह नहीं पता हो सकता था कि 1 मिलियन साल पहले गिरा उल्कापिंड किस तरह से काम में लिया जाए। पर एक थ्योरी यह भी है कि शायद उन लोगों ने उस उल्कापिंड को खोजा, उसका अध्ययन किया और ट्रायल एंड एरर से उसकी विशेषताएं समझी, फिर उसे सजावटी वस्तुओं में उपयोग किया। इसके अलावा फोनीशियनों ने भी उनके कारीगरी में योगदान दिया। हालांकि इबेरियन लोग पहले से ही धातु और मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन फोनीशियनों के आने से नए तरीके और पहिया जैसे उपकरणों से उत्पादन तेज और बेहतर हुआ। ठीक है, अब हमने इन धातुओं की बाहरी दुनिया से जुड़ी उत्पत्ति को समझ लिया, लेकिन एक और बात है जो इस क्षेत्र को संदेह में डालती है, इनकी भाषा। आज की लगभग हर आधुनिक भाषा किसी प्राचीन भाषा से आई है, जैसे कि इटालियन, स्पेनिश और फ्रेंच। सभी की जड़ें लैटिन में हैं। लेकिन इबेरियन भाषा, वह आज किसी भी जीवित भाषा से मेल नहीं खाती। सिर्फ बस्क भाषा को थोड़ा जोड़ा गया है, क्योंकि दोनों की गिनती प्रणाली में कुछ समानताएं हैं।
बस्क भाषा यूरोप की एकमात्र लैंग्वेज आइसोलेट है, यानी यह किसी और भाषा से नहीं जुड़ी हुई है। इबेरियन भाषा को आज भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। उसकी लिपियों को आंशिक रूप से पढ़ा जा सकता है, पर भाषा का असली अर्थ आज भी रहस्य है। इनका अल्फाबेट भी बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे यह धरती का ना हो। हालांकि फोनिशियन जब यहाँ आए थे तो अपना अक्षर ज्ञान साथ लाए, पर इबेरियन लोगों ने उसे पूरी तरह कॉपी नहीं किया। उन्होंने उसे इतना बदला कि वह कुछ और ही बन गया। भाषा विज्ञानियों को कुछ अक्षरों की ध्वनियां समझ में आ गई हैं, पर वास्तव में अनुवाद करना आज भी असंभव है। इबेरियन भाषा इंडो यूरोपीय नहीं थी और लगभग 2000 साल पहले खत्म हो गई। और चूंकि कोई भी इससे जुड़ी भाषा आज मौजूद नहीं है, हम इसकी मदद से इसे समझ नहीं सकते। हमारे पास 2000 से ज्यादा इबेरियन शिलालेख हैं, कब्रों, सिक्कों, बर्तनों, शीशे की प्लेटों और गुफा की दीवारों पर हम उनमें से बस कुछ ही शब्दों का मतलब जानते हैं। अगर हम उनकी भाषा समझ पाते तो शायद हमें पता चलता कि वे कितने महान विचारक थे। लेकिन अब हम सिर्फ उनकी कला को देख सकते हैं, जैसे कि धातु कार्य, सिरेमिक, मूर्तिकला, गहने और फैशन। इन सारी लग्जरी चीजों का निर्माण एक विशाल किसान वर्ग पर निर्भर था, जो इबेरियन समाज का दिल था। ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन में लगे थे। उत्तरी क्षेत्रों में अनाज की खेती होती थी। वेलेंसिया में जैतून का तेल और अन्य कृषि चीजें बनती थीं, और पश्चिम में पशुपालन होता था। हमें इन आम लोगों के जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऊंचे वर्ग के लोगों की झलक हमें उनके अंतिम संस्कार से मिलती है। अमीर लोगों की लाशों को जलाकर दफनाया जाता था और उनके साथ कीमती वस्तुएं भी रखी जाती थीं, जो उनके फैशन और बालों की स्टाइल तक दिखाती हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐसे आलीशान अंतिम संस्कार कम होने लगे, जो दिखाता है कि यह सब केवल एक छोटे से अमीर वर्ग तक सीमित रह गया था। बाकी आम किसानों, कारीगरों, सैनिकों और मजदूरों का क्या हुआ, यह आज भी रहस्य है। एक जमाने में यह बहुत उन्नत सभ्यता थी, पर वो गायब हो गई बिना कोई निशान छोड़े। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद एक बड़ा भूकंप आया था, पर अब तक कोई पक्की वजह सामने नहीं आई है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपकी जिज्ञासा शांत हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप और देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और जुड़े रहें। शैडो नॉलेज